चलिए आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आखिरी यूनिट है हमारा वेव्स का, ठीक है उसको। तो वेव्स काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जेई मेंस का कोई सा भी सेट हो तो हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। नीट में भी आप हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉब्लम तो यहाँ से होता ही होता है, ठीक है। तो जो वेव्स की हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, या वेव्स ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा मैकेनिक्स से अलग है, ठीक है। प्री रिक्विजिट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको एसएचएम का आइडिया होना चाहिए, मतलब एसएचएम में किस तरीके से हम लोग जनरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन वगैरह लिखते हैं, तो वो सब हम लोग थोड़ा बहुत इधर यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी तक आप जैसे मैकेनिक्स में क्या पढ़ते आ रहे थे मैकेनिक्स में आप ये पढ़ते आ रहे थे कि मान लेते हैं ये कोई एक एम मास का ऑब्जेक्ट और इस एम मास के ऑब्जेक्ट के पास है कुछ वेलोसिटी भी। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट जहां जहां जाएगा वहां वहां ये अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेता जाएगा, लीनियर मोमेंटम लेता जाएगा, है ना। तो अभी तक मैकेनिक्स में आपने यही पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम के ट्रांसफर के लिए या काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर के लिए इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर होना मस्ट है। ऑब्जेक्ट जहां जहां जाता है वहां वहां ये अपने साथ एनर्जी लेकर जाता है। लेकिन वेव को मैं इंट्रोड्यूस ही इसी तरीके से कर रहा हूं कि वेव में ऐसी कोई जरूरी बात नहीं होती है, यानी कि आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, डिस्टरबेंस ट्रांसफर किया जा सकता है, मेरे कहने का मतलब है। और इस ट्रांसमिशन में जहां पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो रहा है, इसमें हो सकता है कि कोई जो मीडियम का पार्टिकल है, यानी कि वेव को फॉर्म करने वाले जो पार्टिकल है, उसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट ना हो। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो वेव को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि वेव है क्या। तो वेव एक फिक्स्ड, एक रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। एक फिक्स्ड, एक रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस होता है और इसी रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस की हेल्प से जो एनर्जी, मोमेंटम या डिस्टरबेंस है वो प्रोपगेट करा दिया जाता है। प्रोपगेट से मेरा मतलब है एक जगह से वो दूसरी जगह तक पहुंचा दिया जाता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सुनिएगा, ऐसा है कि जैसे ये जस्ट एक इमेज यहां पर लगा रखा है। मान लेते हैं कि ये वाटर की कोई सरफेस है यहां पर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने जस्ट एक स्टोन गिराया है। तो उस स्टोन के गिरने की वजह से सरफेस पर कुछ रिपल्स नजर आते हैं, तो ये वही रिपल्स का ऐसे टॉप व्यू आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। यदि क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देखेंगे तो ये रिपल्स ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक। तो स्टोन आपने गिराया कहां पर, यहां पर, ठीक है। और ये रिपल्स के फॉर्म में जो डिस्टरबेंस है वो यहां से चलकर इधर आगे या हर डायरेक्शन में प्रोपगेट हुआ है ना, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये जो रिपल्स या जो डिस्टरबेंस है जो जब प्रोपगेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो फ्लूइड का एक पार्टिकल है, ये फ्लूइड का पार्टिकल भी आगे जा रहा है, नहीं, वो नहीं हो रहा है। ये फ्लूइड का पार्टिकल क्या कर रहा है, तो ये फ्लूइड का पार्टिकल जस्ट इसी पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वेव को सिंपली हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस है, एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी, मोमेंटम या डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, ठीक है। सुनिएगा, कुछ एक एक करके हम लोग एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं वेव मोशन के, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि मान लेते हैं हमारे पास है ऐसी एक रोप है, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के इस एंड से हमारे पास एक एम मास का बीड कनेक्टेड है और ये बीड कनेक्टेड है लेट से किसी एक ऐसे स्प्रिंग से, ठीक, ऐसे स्प्रिंग का आप चाहें तो कुछ कांस्टेंट मान लीजिए के, ओके। अब आपने क्या किया, तो आप यहां पर आए और आपने इस स्ट्रिंग पर एक पल्स, एक डिस्टरबेंस इस तरीके से, जैसे ये रोप ऐसे हॉरिजॉन्टल लगी हुई थी तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर कुछ पल्स या कुछ डिस्टरबेंस ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल, आपने इस पार्टिकल को ऑसिलेट या इस पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद यही स्ट्रिंग आपको कुछ ऐसा नजर आने लगेगा,
ऐसा नजर आने लगेगा, है ना। यानी इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें हो ये रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल, जैसे यही एक पार्टिकल को मैं पकड़ूं तो ये पार्टिकल भी कभी ना कभी अपने मीन पोजीशन के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं कि आपने जैसे ही इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इस पार्टिकल को ऑसिलेट कराया, तो यही डिस्टर्बेंस ये अपने से जस्ट आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसमिट कर दिया गया। यानी कि आपने एनर्जी यहां पे दी है, आपने वर्क इस पार्टिकल पर किया है, और यही ये जो आपका वर्क है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसमिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो अब ये वाला पार्टिकल ये अपने से ठीक पहले वाले पार्टिकल की कॉपी करने लगता है। मतलब जैसा सा डिस्टर्बेंस, जैसा सा मोशन आपने इस पहले पार्टिकल को दिया है, बिल्कुल ऐसा सा ही मोशन, ऐसा सा ही डिस्टर्बेंस इस दूसरे पार्टिकल का भी होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पार्टिकल क्या होगा, ये भी अपनी जगह से ऑसिलेट करेगा, और ये इस डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर कर देगा इस तीसरे पार्टिकल को, ठीक है। ये जस्ट ऐसे कुछ रैंडम मैं नाम निकाल रहा हूं। तो ये तीसरा पार्टिकल भी क्या करेगा, तो ये भी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। आप ऐसे इमेजिनेशन के लिए समझ सकते हैं कि जैसे ये रेड कलर का हमारे पास स्ट्रिंग था, और लेट से इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर की डॉट है, ठीक। तो ये ग्रीन कलर का डॉट ना तो आगे जाएगा ना ही पीछे आएगा, ये बस अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा होगा। आ रही है बात समझ। तो इस तरीके से ये जो डिस्टर्बेंस कह लीजिए, या ये जो मोमेंटम कह लीजिए, या जो एनर्जी कह लीजिए, तो ये एनर्जी हमेशा हमेशा इस तरीके से आगे 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 ट्रांसफर कराया जा रहा है। ये एनर्जी चलते कभी ना कभी इस m मास के ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी, और फाइनली ये m मास का ऑब्जेक्ट भी ऑसिलेट करने लगेगा। m मास का ऑब्जेक्ट यदि ऑसिलेट करने लगेगा तो इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन या कंप्रेशन आएगा, ठीक है ना। तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन या कंप्रेशन आया, मतलब स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई। वो एनर्जी कहां से आई, तो एनर्जी यहां से आई, जो आपने वर्क किया था वही एनर्जी तो आगे प्रोपगेट हुआ है, ठीक। तो क्या इस एनर्जी, डिस्टर्बेंस या मोमेंटम के प्रोपगेशन में इस मीडियम का कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है? नहीं, ठीक। तो है ना ये मैकेनिक्स से बिल्कुल अलग, ठीक है। तो यही हमारा ये अलग सेक्शन है, वेव्स का सेक्शन। आई बात समझ, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं आपके घर का कोई एक स्पीकर है, ठीक है। ये क्या है, स्पीकर है, और यहां आप खड़े, ठीक। आपने गाना बजाना स्टार्ट किया स्पीकर के ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा कि यदि आप इस म्यूजिक सिस्टम को प्ले करते हैं, मतलब गाना वाना कुछ इससे बजाते हैं, तो ये जो इसका डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम ऑसिलेट, मतलब वाइब्रेट करता है इस तरीके से, ठीक है। या बचपन में आपने पढ़ रखा है कि कोई सा भी जो वाइब्रेटिंग सरफेस होता है, वही वाइब्रेटिंग सरफेस साउंड वेव का सोर्स होता है। साउंड इज ऑल्सो अ वेव। तो जैसे ही ये इसका, इस स्पीकर का डायाफ्राम ऐसे ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, तो यहां पर है एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इसके ऑसिलेशन की वजह से ये जो एक एयर का मॉलिक्यूल है, ये एयर का मॉलिक्यूल जब तक ये म्यूजिक सिस्टम बंद था तब तक मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये एयर का मॉलिक्यूल चिल कर रहा था, मतलब रेस्ट पे। आपने जैसे ही इसको प्ले करना स्टार्ट किया म्यूजिक सिस्टम को, यानी कि ये डायाफ्राम ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, तो डायाफ्राम के ऑसिलेशन की वजह से ये जो एयर का मॉलिक्यूल है, यानी कि जो मीडियम का पार्टिकल है, वो अपनी जगह से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ, वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ। उसकी ऑसिलेशन की वजह से क्या हुआ कि उसके आगे वाला एयर का लेयर वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, तो उसके आगे वाले एयर के लेयर, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुए। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस चलते कभी ना कभी हमारे कानों तक पहुंचती है, और हमारे कानों में जो उसका रिसीवर लगा हुआ है वो इस सेंसेशन को सुनता है, और हम लोग परसीव कर लेते हैं, उसको डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एयर का कोई एक मॉलिक्यूल ही उठ करके आपके कान तक चला आया। जैसे मैं अभी इस क्लासरूम में बोल रहा हूं तो अपने वोकल कॉर्ड पे मैं प्रेशर जनरेट कर रहा हूं, वहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको उससे स्ट्राइक करवा रहा हूं, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूं, और ये साउंड वेव पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में हर जगह फैली है, ठीक है। अब इस साउंड वेव को यहां से यहां तक आने में, या जो मैं बोल रहा हूं यहां से आपके ईयर्स तक जाने में बहुत ही कम समय लग रहा है, क्योंकि साउंड वेव की जो स्पीड है एयर में वो नियरली 330-340 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में ये जो एनर्जी, यानी कि साउंड वेव जो आपके ईयर तक पहुंची है, तो इसमें कभी ऐसा थोड़ी हुआ है कि साउंड वेव मतलब एयर का कोई लेयर ही उठ करके बिल्कुल आपके कानों तक गया है। एयर की जो लेयर पहले यहां थी अब भी वही है, इससे आगे वाली लेयर जो यहां थी वो अब भी वही है। आ रही बात समझ में? तो क्या चीज प्रोपगेट हो रहा है? डिस्टर्बेंस प्रोपगेट हो रहा है। ओके, समझ गई वाली बात, ठीक। चलिए,
तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इसको हम लोग डील करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस का हल्का सा आइडिया आपको समझा देता हूं कि जो वेव है, वेव फेनोमेना, तो उसमें हमें टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। पहला है हमारे पास वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग का सेक्शन। तो पहले हम लोग यही वेव ऑन स्ट्रिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग साउंड वेव पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो साउंड वेव पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों 11th फिजिक्स के सेक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ये वेव ऑप्टिक्स जो है ये 12th की फिजिक्स में एक कंप्लीट चैप्टर आपके सामने आएगा, ठीक। तो यहां पे तो वेव फिनोमेना को हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है, लेकिन आप एक बार के लिए ये समझ लीजिए कि तीनों ही वेव की जो जनरल इक्वेशन होगी ना, वो जनरल इक्वेशन लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो किसी भी वेव की जो जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह जो हम लोग लिखेंगे वो मोर और लेस एक जैसा ही होता है, ठीक। बस वो सेग्रीगेट कर लेते हैं हम लोग नेचर के हिसाब से कि एक स्ट्रिंग पे वेव हो गई, दूसरा साउंड वेव हो गया, तीसरा लाइट वेव हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। वेव की डेफिनेशन क्लियर है, ठीक। तो ये लीजिए हम लोग कुछ बातें फिर से वही कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन के बारे में। तो फिर से जो पहली बात तो वही यही है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल, ठीक। इसी को हम लोगों ने डेफिनेशन में भी समझ लिया है कि एनर्जी जब ट्रांसमिट होता है तो मीडियम के पार्टिकल का कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो यहां पर दूसरी बात यह है कि ईच पार्टिकल रिसीव्स डिस्टर्बेंस अ लिटिल लेटर देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। मेरे कहने का मतलब यह था कि ये जो स्ट्रिंग वाला एग्जांपल हम लोग समझ रहे थे, ठीक है, कि ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0 का और ये पोजीशन है x इज इक्वल टू l का, ठीक। आपने t इज इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल को ऑसिलेट कराया, यहां पे आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और ये डिस्टर्बेंस यहां से चलते 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 यहां तक जब पहुंचा है तो कुछ तो टाइम बीत गया होगा, कुछ तो टाइम बीत गया होगा। तो ये टाइम मान लेते हैं कि लेट से टाइम t इज इक्वल टू t है, ओके। यानी कि ये इस पार्टिकल का जैसा ऑसिलेशन हुआ है ठीक वैसा ही ऑसिलेशन इस पार्टिकल का भी होगा। यानी हर पार्टिकल वेव मोशन में क्या करता है, तो वेव मोशन में हर पार्टिकल अपने से ठीक पहले वाले पार्टिकल की एग्जैक्टली कॉपी कर रहा होता है, ठीक है, ओके। तो यदि मैं बोलूं कि ये यहां से यहां तक का सेपरेशन L है और t टाइम में डिस्टर्बेंस यहां से चलते 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 यहां पहुंचा है, तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो वेव की वेलोसिटी होगी दैट इज L/t के बराबर होगा, है ना। वेव की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो L/t के बराबर होगी, ठीक। ऑलराइट, ऑलराइट। तो अब इसमें ये यहां पर मैं वेव की वेलोसिटी लिख रहा हूं, ठीक है, और ये जो वेव की वेलोसिटी है ये उस वेलोसिटी से कंप्लीटली डिफरेंट होगा जिस वेलोसिटी के साथ इस मीडियम के पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। मेरे कहने का मतलब है यहां पर एक और वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे उछल कूद कर रहे हैं। तो इनके ऊपर नीचे उछल कूद करने वाली जो स्पीड है वो इस वेव की वेलोसिटी से अलग होती है, ओके, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेव के बारे में, ठीक। तो देखिएगा दो तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेंगे। एक पहला मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव हम लोग वैसे वेव को कहते हैं जिसके प्रोपगेशन के लिए एक मैकेनिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। भले ही उस मैकेनिकल मीडियम के किसी पार्टिकल का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन एक मैकेनिकल मीडियम चाहिए होता है वेव को एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक जाने के लिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव। यदि यहां पर साउंड ही नहीं होता तो क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा होता, नहीं दे रहा होता। तो मैकेनिकल वेव कहने का मतलब होता है क्या, कि वेव विच रिक्वायर्स a mechanical medium for
its propagation, for its propagation। ठीक है, एग्जाम्पल साउंड वेव या वेव्स ऑन स्ट्रिंग। जो वेव्स ऑन स्ट्रिंग है तो भाई स्ट्रिंग के ही तो मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। दूसरे टाइप का वेव होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, तो नॉन मैकेनिकल कहने का मतलब क्या, एक ऐसा वेव जिसको उसके प्रोपगेशन के लिए कोई मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको उसके प्रोपगेशन के लिए मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए, नो मैकेनिकल मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। और नॉन मैकेनिकल वेव का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, बताइए क्या, लाइट, है ना। लाइट भी एक वेव है, वही मैं बता रहा था कि वेव ऑप्टिक्स जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, लाइट के ही तो बारे में पढ़ेंगे। लाइट ही इकलौती नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मेरे कहने का मतलब है एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, ठीक है। तो उसको प्रोपगेशन के लिए कोई मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो वेव यदि इस डायरेक्शन में भाग रही है तो एक्चुअली ये वेव बना होता है दो फील्ड से, जिन फील्ड को हम लोग क्लास 12 के में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के लिए कोई मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पहले टाइप से हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया है। एक दूसरे तरीके से हम लोग अभी और कैटेगराइजेशन इसका देख लेते हैं, और वो क्या है, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव, ये क्या होता है, तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब है कि यदि वेव मोशन इस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में क्या है, तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है, यदि उसी डायरेक्शन में वेव को बनाने वाले मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो यही डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहलाएगा, और यही वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी, समझ रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल वेव क्या हुआ, ट्रांसवर्सल वेव हुआ यदि इस डायरेक्शन में वेव का मोशन हुआ है, तो वेव को बनाने वाले जो मीडियम पार्टिकल है, वो मीडियम पार्टिकल इससे 90 डिग्री के एंगल पर ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। मतलब मीडियम के पार्टिकल उछल कूद कर रहे हैं ऐसा, और वेव भाग रही है ऐसा, तो इस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव। और यदि मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में उछल कूद कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव भाग रही है, तो दैट इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहने का मतलब है साउंड वेव, और ट्रांसवर्सल वेव कहने का मतलब है वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसी का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक ट्रांसवर्सल वेव ही होता है, क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन था, ये दूसरे टाइप का कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ये लिख लिया। तो चलिए एक छोटी सी बात हम लोग और कर लेते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम फॉर वेव प्रोपगेशन, कि वेव के प्रोपगेट होने के लिए यदि वो एक मैकेनिकल वेव है, तो यदि वो एक मैकेनिकल वेव है तो उस मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या सारी हैं, मतलब क्या सारी बातें हम लोग प्रॉपर्टी के मतलब मीडियम के बारे में कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो मीडियम का मॉलिक्यूल है, जो मीडियम का पार्टिकल है, जिसके थ्रू होकर के वेव मोशन होगा, यानी वेव एनर्जी को मोमेंटम, या इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो जो मैकेनिकल वेव है, यानी कि जिसके प्रोपगेशन के लिए एक मैकेनिकल मीडियम रिक्वायर्ड है, तो उस मैकेनिकल मीडियम के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो एक वेव को ट्रांसमिट करा सके, ठीक है। क्या है वो प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी है
कि वो मैकेनिकल मीडियम यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं उसके पास इलास्टिसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलास्टिसिटी ही तो वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी अपनी सेफ साइज ज्योमेट्री रिकवर रीस्टोर कर लेता है। तो एक मीडियम का मॉलिक्यूल है, कोई एक डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल भी अपनी जगह से ऑसिलेट हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो यदि उस मीडियम के मॉलिक्यूल के पास, पार्टिकल के पास इलास्टिसिटी है, तो वेव जब प्रोपगेट होकर आगे बढ़ेगा तो उसके बाद उस पार्टिकल को अपना इनिशियल पोजीशन रीस्टोर रीगेन भी तो करना है। तो वही वो रीस्टोर रीगेन कब कर पाएगा? जब वो मीडियम का मॉलिक्यूल इलास्टिक होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो मीडियम के मॉलिक्यूल के पास इलास्टिसिटी तो होना चाहिए। दूसरी बात कि इसके पास अपना इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो डिस्टर्बेंस है, तो ये कोई सा भी मॉलिक्यूल अपने लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी को लेता है, डिस्टर्बेंस को लेता है और अपने से राइट वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। अब मान लेते हैं कि एनर्जी का वो फॉर्म एक काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी वो कैरी तो तभी कर पाएगा जब उसके पास अपना इनर्शिया या नहीं तो मास होगा। समझ आ रही है बात? तो एनर्जी को प्रोपगेट कराने के लिए मीडियम मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ मास तो होना चाहिए। तीसरी बात कि ये मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये जो मीडियम है, ये जितना कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो वेव मोशन उतना स्मूथ होगा। ठीक है, या वेव उतनी दूर तक प्रोपगेट कराया जा सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट शुड हैव लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, लेस रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए भाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस वेव मोशन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स को हम लोग आराम से देखते हैं। ठीक है, ऐसा है कि मान लीजिए ये एक रस्सी है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक, और इस स्ट्रिंग के इस एंड को आपने यहां से पकड़ा और इसके ऊपर आपने कुछ पल्स सेट कर दिए, मतलब कुछ इसके ऊपर वेव फॉर्म सेट कर दिया। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग किसी टाइम टी पर आपको ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है ना। तो ये इस पोजीशन को जरा देखिएगा, इन पोजीशंस को थोड़ा और ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाला जो मीडियम का मॉलिक्यूल है, यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो अपने मीन से मैक्सिमम अमाउंट में डिस्प्लेस्ड है। कहां? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का हम लोग नाम निकाल देते हैं, दिस इज क्रेस्ट। ठीक, वेयरएज यदि आप इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम अमाउंट में डिस्प्लेस्ड तो है, लेकिन ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड है, तो इसका हम लोग नाम निकाल देते हैं, दिस इज ट्रफ। ये क्या है फिर से बताइए? तो दिस इज क्रेस्ट, और ये क्या है? तो ये है ट्रफ। ठीक, तो जो वेव मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, इन ऑसिलेटिंग पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, यानी मैं लिख भी देता हूं कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस एम्पलीट्यूड ए के बराबर, या ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये एम्पलीट्यूड ए के बराबर है। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट टाइम पीरियड के बारे में। किसके बारे में? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड से मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, जितनी देर में ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है, दैट टाइम इज टाइम पीरियड ऑफ वेव।
ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल जितनी देर में अपनी एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करेगा उतनी ही देर में वेव की एक साइकिल भी बनकर तैयार हो जाएगी। व्हेन आई से वेव की एक साइकिल, तो जरा इस चीज को देखिएगा, ये यहां से यहां तक जो आपको वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसके आगे तो एग्जैक्टली इसी चीज का रिपीटेशन है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, यही आप कह सकते हैं कि ये यहां से यहां तक का ये वाला जो सेक्शन है, यही वेव की एक साइकिल है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि टाइम पीरियड से मेरे कहने का मतलब है कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल, मान लेते हैं वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है, तो वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल यहां से अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से चलकर मीन पोजीशन तक आता है, फिर मीन से दूसरे साइड के एक्सट्रीम तक जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आ जाता है। तो जितनी देर में ये एक साइकिल पूरा करता है उतनी ही देर में वेव की भी एक साइकिल पूरी हो जाती है, और उसी टाइम को हम लोग टाइम पीरियड ऑफ द वेव बोलते हैं। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूं, टाइम पीरियड से मेरा मतलब है टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल to complete one cycle। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट तीसरा टर्म हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का सिंपली मतलब कि देखिए टी टाइम में जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो अपनी एक साइकिल पूरी करता है। टी टाइम में कितनी साइकिल पूरी करता है? एक साइकिल। तो पर सेकंड वो कितने साइकिल्स पूरी कर रहा होगा? तो पर सेकंड वो जितने साइकिल्स पूरी कर रहा होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ बोल देंगे। या तो आप ऑसिलेटिंग पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बोल दीजिए कि वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल पर सेकंड कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, या पर सेकंड ऐसी वेव की कितनी साइकिल बन रही है, दैट इज वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड हम लोग सेकंड्स में मेजर करेंगे, और ये इसके लिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स, या नहीं तो हर्ट्ज। ठीक है ना, ओके। चलिए चौथी बात, वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इससे लैम्डा से, ये वेवलेंथ क्या है देखिए, तो ये जो वेव की एक साइकिल है, ये जो एक साइकिल है, इसी एक साइकिल के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टरबेंस है, सॉरी ये यहां नहीं यहां तक है, ये जो वेव की एक साइकिल है वो यहां तक है, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डिस्टरबेंस t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर था, और डिस्टरबेंस t इज इक्वल टू कैपिटल T पर यहां चला आया। ठीक है, ये जो डिस्टरबेंस है ये यहां से चलकर यहां तक आने में कितना समय लग रहा है? तो टाइम पीरियड के बराबर। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ बेसिकली एक साइकिल की लेंथ है, या डिस्टरबेंस के द्वारा मतलब वेव के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस है वन टाइम पीरियड में। कितनी देर में? वन टाइम पीरियड में। तो इसको हम लोग इसी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल। ठीक है ना, फिर आप बोलेंगे ठीक है, ये यदि एक वेवलेंथ है, ठीक है, तो ये जो क्रेस्ट है और ये अगला क्रेस्ट है, तो इन दोनों के बीच का भी जो सेपरेशन है वो भी तो वेव की एक साइकिल के बराबर का ही है। तो यस, ये भी एक वेवलेंथ के बराबर ही होगा, यानी ये भी वेवलेंथ है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रफ वाला पॉइंट है और ये जो अगला ट्रफ वाला पॉइंट है, तो इन दो ट्रफ वाले पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो भी वेव की एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी कितना डिस्टेंस है? ये भी एक वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। आई बात समझ? ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और सेपरेशन बिटवीन टू consecutive
क्रेस्ट और ट्रफ, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का भी सेपरेशन क्या है, वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। ठीक है, ये वेवलेंथ है, ठीक है ना, ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का यदि सेपरेशन वेवलेंथ लैम्डा है तो फिर ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, है ना। हेंस ये यहां से यहां तक वाला ये वाला जो सेपरेशन होगा ये कितना होगा, तो ये सेपरेशन लैम्डा बाई 4 होगा, ये वाला सेपरेशन भी कितना होगा, लैम्डा बाई 4 होगा, ये वाला भी सेपरेशन कितना होगा, लैम्डा बाई 4 होगा, ये वाला भी सेपरेशन कितना होगा, लैम्डा बाई 4। तभी तो ये वन वेव की साइकिल हुई, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ के बराबर हो गया। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, तो प्लेन प्रोग्रेसिव और डैम्प्ड वेव के बारे में। देखिए ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसा वेव फॉर्म है ये एक ऐसा वेव फॉर्म है जिसमें इस पोजीशन पर यदि एम्पलीट्यूड ए है तो यहां पर भी एम्पलीट्यूड ए है और यहां पर भी एम्पलीट्यूड ए है और आगे भी एम्पलीट्यूड ए ही है। यानी जैसे जैसे वेव प्रोपगेट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड पूरे वेव का कैसा है, एक जैसा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड हो या फ्रीक्वेंसी हो या टाइम पीरियड हो, यदि एक ऐसा वेव है जिसमें ये तीनों चीजें टाइम या पोजीशन के साथ नहीं चेंज हो रही है, तो वैसे ही वेव को हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें कैसी हैं, तो ये तीनों चीजें टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ओके, तो इसका लिटरली मतलब क्या हुआ, अब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया है और एसएचएम में आपने ये समझा है कि जो एनर्जी होता है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, वो एनर्जी किस चीज का फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड का। टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर होता है। यदि यहां एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वेव भले ही आगे प्रोपगेट कर रही है लेकिन वेव एनर्जी डिस्पर्स नहीं कर रही है, एनर्जी खो नहीं रही है, एनर्जी कम नहीं हो रही है, एनर्जी डेसिपिएट नहीं कर रही है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी जो एनर्जी है वो प्रोपगेट हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी सिस्टम से डेसिपिएट नहीं हो रही है। मेरे कहने का मतलब है यदि मैं एक ऐसा वेव ड्रॉ कर दूं जहां यहां पर एम्पलीट्यूड ए है और जैसे जैसे वेव आगे बढ़ा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यदि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ या पोजीशन के साथ कम होता जाएगा तो वैसे ही वेव को हम लोग डैम्प्ड वेव बोलेंगे, डैम्प्ड वेव बोलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये डैम्प्ड वेव पर भूले भटके इक्का दुक्का सवाल आपको कहीं दिखाई देगा। 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव वेव पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये वेव यदि डैम्प्ड है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जरूर से ही कोई रेजिस्टिव या डेसिपिएटिव फोर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर कोई एक रेजिस्टिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, रेजिस्टिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, तो उसी फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। यहां पर नॉन रेजिस्टिव, सॉरी उल्टा लिख गया, ऐसा लिखिएगा, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब आगे प्रोपगेट तो होती है पर डेसिपिएट नहीं होती है। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक वेव?
तो सिंपल हार्मोनिक वेव सिंपली कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई एक ऐसा वेव हो जिस वेव का कोई सा भी पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो। हाँ, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन पिछले चैप्टर वाला। कोई सा भी जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी ऐसे किसी पार्टिकल के लिए आप एक मीन और दो एक्सट्रीम पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और यहां मीडियम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, तो यदि आपने पहले पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवा दिया तो इससे आगे वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वेव मोशन में, सारे पार्टिकल क्या करते हैं, तो अपने से लेफ्ट वाले पार्टिकल की ही तो कॉपी कर रहे होते हैं। तो हेंस सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेट हो जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, और ऐसे ही वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव नाम दे देंगे। आई बात समझ? ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सिंपल हार्मोनिक वेव में ईच पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल है ना, तो हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। ऐसे ही वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव बोलेंगे। हमारे सिलेबस में यही है, हमें यही पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात हम लोग लगे हाथ और कर लेते हैं कि जो सॉलिड्स है और जो फ्लूइड्स है उसमें किन किन टाइप के वेव फॉर्म होते हैं। ठीक, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास कोई एक सॉलिड, ठीक है, ये क्या है, ये एक सॉलिड। तो सॉलिड में किस टाइप के वेव के फॉर्मेशन, मतलब किस टाइप के वेव की फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो इस सवाल का जवाब है कि सॉलिड में आप लॉन्गिट्यूडनल वेव भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी सॉलिड के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव भी ट्रांसमिट हो सकता है और सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसवर्सल वेव भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड्स में दोनों टाइप के वेव प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्सल। दोनों ही टाइप के वेव सॉलिड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। ऑलराइट, समझ गए? लेकिन यदि हम लोग बात करें फ्लूइड के बारे में, इसके बारे में, फ्लूइड्स के बारे में, देखिए जैसे ये फ्लूइड है, ओके, ये फ्लूइड। तो यदि आप फ्लूइड के बल्क के बारे में बात करते हैं, यहां पर बल्क मतलब फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो फ्लूइड के बल्क में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही ट्रांसमिट कराया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी कि इस फ्लूइड के बल्क में कभी भी एक ट्रांसवर्सल वेव फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि आप ये बोल सकते हैं कि ये जैसे फ्लूइड का कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में जो बनने वाला शियर फोर्स होगा, तो फ्लूइड ऐसे शियर फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से इसके बल्क में बनने वाला वेव सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल नेचर का हो सकता है। यानी वेव मोशन इस डायरेक्शन में हुआ है तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि फ्लूइड के सरफेस पर, यानी कि आपने जैसे जो सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने एक रिपल्स वाला फोटो दिखाया था ना, तो उसमें तो आप बोलेंगे कि वो जो रिपल फॉर्म हुआ, तो जैसे मान लेते हैं यहां पर ये कोई एक लेक वेक है, रिवर, इसके ऊपर आपने एक स्टोन गिराया तो वो रिपल्स ऐसे प्रोपेगेट करते हैं। उसमें आप बोलेंगे कि वेव डायरेक्शन, मतलब वेव का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो यदि ऐसा है तो रिपल्स ऐसे ऑसिलेट किए, मतलब रिपल्स तो ऐसा ऑसिलेट किया है, तो ये तो एक तरीके से ट्रांसवर्सल वेव मालूम पड़ रहा है ना। तो यहां पे उसका रीजन ये है कि फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है
तो फ्री सरफेस के ऊपर तो एयर के मॉलिक्यूल हैं और नीचे फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर वो फोर्सेस इंबैलेंस होते हैं और यहां ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में भी फोर्स बन सकता है। तो बल्क में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव और ऑन सरफेस पर लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्सल दोनों ही वेव फॉर्म हो सकते हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि सरफेस पे बनने वाला जो रिपल था वो तो ट्रांसवर्सल नेचर का था, ठीक है। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं। यह है जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्या मतलब है मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव से? तो जरा देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। यह है हमारे पास एक स्ट्रिंग, ये क्या है? तो ये एक रस्सी है। रस्सी में इस पोजीशन का नाम है x इज इक्वल टू 0। इस पोजीशन का क्या नाम है? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, तो इस पोजीशन को मतलब इस पार्टिकल को पकड़ा और इस पार्टिकल को ऑसिलेट करा दिया, ठीक। अब सुनिए, इस पार्टिकल को यदि आप बिल्कुल मीन पोजीशन से t इज इक्वल टू 0 पर ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या करवाने वाले हैं? SHM। तो इस पार्टिकल के मोशन के बारे में आपको आइडिया है, क्योंकि इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कौन गवर्न करेगा? तो एक एक्सटर्नल एजेंट, एक एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, जिसको ऑसिलेशन की जिम्मेदारी दी गई है वो। तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो तो एक एक्सटर्नल एजेंट, उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक रोप यहां से कनेक्टेड है, उस रोप को आप t इज इक्वल टू 0 पर ऐसे ऊपर की तरफ ले गए, फिर नीचे ले गए, फिर और नीचे ले गए, फिर मीन पर ले आए। तो यदि t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर के कोई पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक राइट एक्सट्रीम की तरफ जाता है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि यदि ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट करके इधर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यही लिखेंगे ना। यदि ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जा रहा होता तो फिर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होता x इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t। या t इज इक्वल टू 0 पर आप यहां पर ले आते रोप को, रोप ऐसा ले आते और फिर इसको नीचे लेकर चलते, तो फिर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या होता? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। सिमिलरली यदि t इज इक्वल टू 0 पर ये रोप को यहां से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेकर जाते तो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होता x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t। याद आ रहा है? ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है रस्सी के ऊपर, और ये जो पार्टिकल है ये लेट से x इज इक्वल टू x डिस्टेंस आगे, यहां से आपने इसको ऑसिलेट कराया, इसने अपने से आगे वाले को ऑसिलेट कराया, उसने अपने से आगे वाले को ऑसिलेट कराया, उसने अपने से आगे वाले को ऑसिलेट कराया, एंड सो ऑन। ये ऑसिलेशन चलते 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 कभी ना कभी यहां पहुंचा। कब पहुंचा? तो किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर। तो किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर ये वाला जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन से कुछ y डिस्टेंस ऊपर है, ओके। तो इसी के डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना इज जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। आ रही बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं? कि इसका नहीं, इसका तो आपको पता है कि आप इसे SHM परफॉर्म करवा रहे हैं, इसका यानी रोप के ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट है जो x इज इक्वल टू x यूनिट की दूरी पर है, उसका किसी टाइम t पर अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसी को हम लोग कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक। तो चलिए सोचते हैं कि इसके लिए जनरल इक्वेशन जो है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन जो है वो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो आंसर इज वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक कि वो x इज इक्वल टू 0 से कितना आगे है, यानी कि y ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये x का फंक्शन होगा, और आपको किस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन लिखना है उस पर भी तो डिपेंड, मतलब किस टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए उस पर भी तो डिपेंड करेगा।
क्योंकि वो भी तो एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर टाइम पर तो एक ही पोजीशन पर है नहीं। आई बात समझ? तो इसके लिए ये जो जनरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होगा वो x और t दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, यहां तक वाली बात सही है? अब सुनिए, इसका किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी ना कभी इसका था, कभी ना कभी तो इसका था। तो जवाब तो कब था इसका? अब बेसिकली इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वही कभी ना कभी इसका हुआ है। तो मैं इसी बात को ऐसे बोल रहा हूं कि इसका किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, वही डिस्प्लेसमेंट इसका था, वही डिस्प्लेसमेंट इसका था। और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो आपको पता है, वो टाइम का फंक्शन है। ये सारे x इज इक्वल टू या तो sin ओमेगा टी होगा या cos ओमेगा टी होगा या माइनस cos ओमेगा टी होगा या माइनस sin ओमेगा टी होगा, राइट? तो अब सुनिएगा मेरी बात कि इसके लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वही डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन इसका था। कब था? कब था? तो मैं कहूंगा t इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि इस टाइम को हम लोगों ने t इज इक्वल टू 0 नाम दिया हुआ है। t इज इक्वल टू 0 पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है, राइट? ऑलराइट, या ऐसे बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है, फिर से सुनिएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो कभी ना कभी इस पार्टिकल का था, इस पार्टिकल का था। कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का था। कब था? कब था? तो t इज इक्वल टू t माइनस टाइम्स ऑफ जितनी देर में वेव या डिस्टर्बेंस यहां से चलकर यहां तक आया है। तो कितनी देर में डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक चलकर आया है? तो डिस्टर्बेंस को यहां से यहां तक चलकर आने में x अपॉन VW टाइम लगा है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? भाई यदि ये वेव की वेलोसिटी मैं एक बार के लिए VW असाइन कर देता हूं, तो डिस्टर्बेंस कितनी देर में यहां से चलकर यहां तक आ गया है? तो x डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम x अपॉन VW, ठीक है? ओके, तो फिर से सुन लीजिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होगा वो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन कभी ना कभी था। तो इसलिए मैंने लिख लिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि उसी t में t को रिप्लेस कर देना है। किससे? t को रिप्लेस कर देना है t माइनस x अपॉन VW से, वेयर VW इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। बात समझ? भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है ये टाइम का फंक्शन है। आपको 1 सेकंड पर टाइम, मतलब 1 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो t की वैल्यू 1 डालिए, 2 सेकंड पर चाहिए तो t की वैल्यू 2 डालिए, t माइनस x अपॉन VW पर चाहिए तो y विल बी फंक्शन ऑफ t माइनस x अपॉन VW। तो कोई सा भी ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है उसी को हम लोग कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। आई बात समझ? कोई सा भी एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जो t माइनस एक्स अपॉन समथिंग करके आप यदि एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये एक जनरल इक्वेशन होगा उस वेव का जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। कहां ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, यदि यही वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही होती, तो यदि यही वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही होती तो जहां कहीं पर भी आपको x दिखाई दे रहा है उस x को रिप्लेस कर दीजिए किससे? माइनस एक्स। x को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस एक्स से। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फंक्शन ऑफ t माइनस माइनस प्लस x अपॉन समथिंग, दैट समथिंग इज वेव की वेलोसिटी। तो फिर से सुन लीजिए, यदि आपको कुछ ऐसा मैथमेटिकली दिखाई देता है, ऐसा या नहीं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो दिस विल बी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो बात बस सिर्फ इतनी सी है। एक बारी मैं फिर से लास्ट समराइज कर रहा हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वही डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन इस पार्टिकल का था। कितनी देर पहले? तो जितनी देर में पल्स, डिस्टर्बेंस या वेव यहां से चलकर यहां तक आया है, हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है, बकायदा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो एक एक्सटर्नल एजेंट डिसाइड करता है, एक एक्सटर्नल सोर्स डिसाइड करता है। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, तो हमें इसी के डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन में t को रिप्लेस कर देना है
टी को हटा देना है, किससे रिप्लेस करना है, टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू से, तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो यदि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से या इस तरीके से दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। ओके, यदि ये समझ आ गया है तो बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 3-4 इक्वेशंस गिवन है क्या ये ट्रैवलिंग वेव है या नहीं है। यदि ट्रैवलिंग वेव है तो हमें वेव की वेलोसिटी भी बतानी होगी। ठीक है, तो ये पहला एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे बताइए। तो ये a ठीक है, ये cos ठीक है, यहां से हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं बाहर। ओमेगा क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे t माइनस ये x बाई ओमेगा। यदि आपने बाहर निकाल लिया तो दिस इज ओमेगा बाई के, लिख दूं इसको ऐसा। ठीक है, हाँ वही मैं इसी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था कि ओमेगा यहां से बाहर निकाल लिया तो दिस इज t माइनस एक्स अपॉन समथिंग, मुझे वही एक्स अपॉन समथिंग करके एक्सप्रेस करना था। तो ये वही तो फंक्शन आ रहा है कि y इज इक्वल टू a cos ऑफ ये t माइनस एक्स बाई समथिंग। तो यस ये क्या है, तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है, और वो ट्रैवलिंग वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करने वाला एक ट्रैवलिंग वेव है। यदि ये एक ट्रैवलिंग वेव है तो वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज ये t माइनस एक्स अपॉन समथिंग, वही समथिंग यानी कि ये समथिंग, ये है वेव की वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई, समझ गए। ठीक है, दूसरा बताइए, दूसरा क्या है देखिए। तो दूसरा y इज इक्वल टू ये a ठीक है, साइन ठीक है, यहां से एक काम करते हैं क्या कि 2 पाई f ही निकाल लेते हैं बाहर। 2 पाई f यदि आपने निकाल लिया है बाहर तो ये तो t ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग ये kx अपॉन 2 पाई ft लिख लें, सॉरी 2 पाई f लिख लें। ओके, k जो कि एक एंगुलर वेव नंबर होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो k है, k एंगुलर वेव नंबर होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं दिस इज a साइन ऑफ 2 पाई f, ये t प्लस k की जगह लिख रहे हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और ये 2 पाई f लैम्डा ये x। तो ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से ये हमारे पास देखिए ये t प्लस एक्स अपॉन समथिंग के फॉर्मेट में आ गया। जैसे ही ये t प्लस एक्स अपॉन समथिंग के फॉर्मेट में आ गया तो ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है, और ये जो ट्रैवलिंग वेव है ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये नेगेटिव x में ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि यदि t, मैं फिर से लिखता हूं, t माइनस एक्स अपॉन समथिंग है तो ये उस वेव की इक्वेशन होगी जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा होगा, और यदि t प्लस एक्स अपॉन समथिंग करके एक्सप्रेस किया जाएगा तो ये उस वेव की इक्वेशन होगी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा होगा। तो ये t प्लस एक्स अपॉन समथिंग है, तो ये वाला जो वेव है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ये वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए तीसरा वाला बताइए। तो तीसरा वाला क्या है, तो ये y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। तो इसको क्या लिख लेंगे, दिस इज ओमेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा टी प्लस के एक्स है। तो इसमें एक बार के लिए ये यहाँ पे y इज इक्वल टू a cos ओमेगा यदि बाहर ले लें तो t माइनस एक्स अपॉन ये ओमेगा बाई के होगा, इंटू ये ओमेगा यहां से भी हम लोगों ने बाहर ले लिया तो ये t प्लस एक्स अपॉन ओमेगा बाई के होगा, राइट। तो ये देखिए t माइनस एक्स अपॉन समथिंग और t प्लस एक्स अपॉन समथिंग ये एक साथ आ गया। यदि ये एक साथ आ जाएगा तो ये कोई ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा।
ठीक है, ये कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं है, मतलब एक ही बार होना चाहिए, t माइनस एक्स अपॉन समथिंग या t प्लस एक्स अपॉन समथिंग। आई बात समझ? तो ये क्या है, ये एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, राइट। हाँ, नेक्स्ट अगला ये पढ़ पा रहे हैं, ये y इज इक्वल टू a e रेज टू दी पावर माइनस 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये e रेज टू दी पावर लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, y इज इक्वल टू a e रेज टू दी पावर 2 पाई बाई t इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ओके। बताइए ट्रैवलिंग वेव होगा या नहीं होगा? तो ये a है, e है, यहां से फिर से हम लोग क्या करते हैं, तो 2 पाई बाई कैपिटल T ले लेते हैं बाहर, तो t माइनस ये x अपॉन ये 2 पाई बाई लैम्डा है ही सही, और ये 2 पाई बाई t चला गया ऊपर, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बाई टी को हम लोग क्या लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी, तो x इज इक्वल टू a e 2 पाई बाई टी t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, यस ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है, मतलब कहीं ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये तो वेव होगा ही नहीं, ठीक है। मेन कंडीशन इज कि t माइनस एक्स अपॉन समथिंग करके एक्सप्रेस होना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है। और ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आई बात समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई, तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वेव पल्स इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई एक रस्सी है, उस पर एक पल्स 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट y इन सेंटीमीटर ऑफ अ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t इज गिवन by। तो जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है ना, उस रस्सी पर एक पार्टिकल होगा, जैसे ये रस्सी है, इस रस्सी में ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से मेरे कहने का मतलब है, ये मान लेते हैं एक बार के लिए x एक्सिस है और ये मान लेते हैं y एक्सिस, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट, ठीक। तो वहां पर जो पार्टिकल है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t का हमारे पास एक्सप्रेशन है कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज 2 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा मतलब हमारे पास इस पोजीशन पर ये वाला जो पार्टिकल है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। क्या यही इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव होता है? नहीं, ये नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, तो इस रस्सी पर लेट से यहां पर कोई पॉइंट है जो x इज इक्वल टू x पर प्रेजेंट है, वो किसी टाइम t पर कितना ऊपर होगा या कितना नीचे होगा, उसका जो जनरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होगा किसी टाइम t का, वो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका नहीं, इसका नहीं, इसका किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग क्या है वो बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे? जो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होता है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा होता है, तो हमें इसी में टाइम t को रिप्लेस करना होता है t माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू से, बस। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या है? इसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है। हम लोग इसी में क्या करेंगे, तो इसी में हम लोग t को रिप्लेस करेंगे, किससे? t को रिप्लेस करेंगे t माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू बोले तो वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव कितना दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ वेव है 2 मीटर पर सेकेंड। आई क्या बात समझ? यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई t माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये लीजिए, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। बस यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। आई बात समझ?
ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम एट एनी पोजीशन x एंड टाइम t। अब हमसे एक और काम करने के लिए बोला जा रहा है कि आप जो है ना इसकी शेप ड्रॉ करके बताइए पल्स की, कब t इज इक्वल टू 0 पर भी और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी। चलिए कोशिश करते हैं। तो ये फंक्शन देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है। भाई ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा ना, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा नीचे वाला, यानी जैसा y एक्सेस के राइट साइड पर होगा वैसा y एक्सेस के लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। चलिए तो एक बार के लिए हम लोग t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहां पर यदि आप t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर। t की वैल्यू 0 रख दिया, वो माइनस था तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। ऑलराइट, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये है इक्वेशन, हमें इसी को प्लॉट करना है। ठीक, इसको प्लॉट करना है तो एक बार के लिए जब x की वैल्यू को यहां पर आप 0 रखते हैं तो ये कितना हो गया 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया 0,2 वाला। तो ये जो और नीचे देखिए कि ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर वैसे वैसे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर वैसे वैसे बढ़ेगा तो y की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी, यानी कि ये कुछ रस्सी ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। कब t इज इक्वल टू 0 पर। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर तो आपकी ये रस्सी ऐसी दिखाई देगी, ये है t इज इक्वल टू 0 पर। और ये जो रस्सी है इस रस्सी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है, मतलब इस शेप के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर। आ गया ना समझ। फिर से देखिए तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, मतलब ये y और x के बीच का रिलेशन है। ठीक है, टाइम भी दे रखा है। हमें इस रस्सी की शेप यानी शकल सूरत ड्रॉ करनी है कब t इज इक्वल टू 0 पर। तो पटकिए t इज इक्वल टू 0, यहां जैसे ही t इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करने के लिए आपको इसके बारे में सोचना होगा ये कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए डिनोमिनेटर जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये यहां स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन बोलते हैं, यानी जैसा शेप y के पॉजिटिव में होगा वैसा ही शेप y के नेगेटिव में होगा। ऑलराइट, अब ये जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा यानी x की वैल्यू जैसे 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 बढ़ेगी तो y की वैल्यू वैसे 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 घटेगी घटेगी घटेगी। ओके, अगली बात कि x इज इक्वल टू 0 पर y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, y का कोऑर्डिनेट भी 2 आ रहा है। ओके ठीक, चलिए फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी हमें प्लॉट करना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी हमें प्लॉट करना है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही होगा ना। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। तो अब ये बताइए कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इस एक्सप्रेशन को देखिए और जरा बताइए कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये वाला टर्म 0 हो जाए, ये वाला टर्म छोटा हो जाए, मतलब छोटा से छोटा। ये छोटा से छोटा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। वो कब होगा, तो जब x की वैल्यू 2 होगी। 2 अपॉन 2 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ही x की वैल्यू होती है 2 तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, y की वैल्यू भी आ जाती है 2, यानी कि ये पोजीशन ले लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये y इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये रस्सी अब कुछ ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, समझ रहे। x इज इक्वल टू 2 पर ये स्ट्रिंग का टॉप पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2,2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी बात को लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते थे कि 1 सेकेंड में जो वेव की स्पीड है वो तो 2 मीटर पर सेकेंड है। यदि वेव की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में ये पल्स यहां से यहां तक 2 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा।
2 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा, तो ये वाला पीक उठ करके यहां आ जाएगा, कहां, x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये रस्सी आपको ऐसी दिखाई देगी। ये कब की शेप है, तो ये शेप है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की। इसी में मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर बताओ, तो 5 सेकेंड्स पर यही x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और ये जो पीक है उसका कोऑर्डिनेट 10,2 हो जाएगा, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। फिर से देखिए, यदि कोई वेव पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, कहां जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, तो यदि वेव पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन t माइनस x अपॉन समथिंग होगा, दैट समथिंग इज वेलोसिटी ऑफ वेव। और यदि वो वेव नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, कहां, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो उसके लिए जो जनरल एक्सप्रेशन है वो t प्लस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू। अभी वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रही है, पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया किससे, t माइनस एक्स अपॉन 2 से, क्योंकि 2 क्या है, 2 है वेलोसिटी ऑफ वेव।